बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, उसमें हम लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। बच्चे, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर तो अभी हमने नहीं पढ़ा, कंस्ट्रक्टर का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और कंस्ट्रक्टर की दो एग्जाम्पल्स रह गई थी जिसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या रन टाइम पे हमने उसकी एग्जीक्यूशन नहीं देखी थी, रन टाइम पे हमने नहीं देखा था। तो चले सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर की दोनों एग्जाम्पल्स डेव या कोई भी कंपाइलर आप यूज करते हैं उसमें रन करते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं उसकी एग्जीक्यूशन समझाता हूं। तो चले अपने अपने कंपाइलर आप लोग ओपन कर सकते हैं या मैं भी ओपन कर रहा हूं, तो आप लोग बाद में बेशक कीजिएगा। तो चले मैं अपने कंपाइलर ओपन करता हूं। अच्छा, तो हम अपने कंपाइलर में आ गए हैं और हम कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल कर रहे हैं। बुक वालों ने क्या किया हुआ है कि क्लास का नाम लिया हुआ है सी रेक्टेंगल, मैंने क्लास का नाम ले दिया सी आर ताकि शॉर्ट कर दूं मैं इसको। और इसके अंदर हमने जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं और अगर किसी वेरिएबल की एक्सेस स्पेसिफायर आप डिफ़ाइन नहीं करते हो जिस तरह यहाँ पे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होता है। अगर आप लिख दें प्राइवेट, ठीक है, तो वो भी ठीक, और अगर आप नहीं लिखते तो वो भी खुद से ही प्राइवेट कंसिडर कर लेगा उसको। ओके, सो हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, विड्थ और हाइट। फिर हमारे पास, अगर आप लोग नोट कर लें, क्लास का नाम भी हमारे पास सी आर है और हमने एक फंक्शन भी बनाया हुआ है सी आर का। तो अगर आप क्लास के नाम से एक फंक्शन बना दें, जब क्लास और फंक्शन का नाम सेम हो तो उस फंक्शन को कहते हैं कंस्ट्रक्टर, और ये ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाएगा। कब? जब आप मेन के अंदर, ये हमारा मेन का फंक्शन है, जब आप मेन के अंदर उस क्लास डेटा टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो। तो देखिए, सी आर तो हमारे पास इस क्लास का नाम है और हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया एफ सी एस, तो एफ सी एस क्या कर देगा, सी आर में जाएगा और इस फंक्शन को कॉल कर देगा। इस फंक्शन को दो वैल्यूज़ चाहिए, वो अपने 13 और 14 जो भी वैल्यूज़ है वो ए और बी को दे देगा। ए विड्थ को दे देगा, बी हाइट को दे देगा। दैट्स ऑल, इसका काम कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या किया हुआ है, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हमने एफ सी एस वेरिएबल से या ऑब्जेक्ट से किसको एक्सेस किया, एरिया को। और एरिया क्या है, हमारे पास सी आर क्लास के अंदर एरिया एक फंक्शन है और वो हमने एक्सेस किया। तो वो क्या काम कर रहा है, जब कंपाइलर इधर आ जाएगा तो ये विड्थ और हाइट को, व्हाट इज़ विड्थ एंड हाइट, विड्थ और हाइट हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं जो कि क्लास के अंदर हैं, क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल हैं। तो विड्थ और हाइट में 13 और 14 स्टोर है, वो मल्टीप्लाई कर देगा और रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा, इस लाइन को यहाँ पे, सॉरी, इस लाइन को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 13 और 14 जो भी आंसर आ रहे हैं, आई गेस 180 राउंड अबाउट, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये लाइन ख़त्म। अगर आप नोटिस कर लें तो हमने फिर सी आर डेटा टाइप का, जो हमारे क्लास का नाम है, एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया आई सी एस, और उसको भी हम 15 और 16 दे रहे हैं। तो सी आर डेटा टाइप में चला जाएगा यहाँ पे, और हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है आई सी एस। जैसे आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो सी आर डेटा टाइप में जाएगा, और अगर सी आर के नाम से एक फंक्शन हुआ मीन्स कंस्ट्रक्टर, तो उसे कॉल कर देगा। याद रखिए यहाँ पे दो वैल्यूज़ भी है इसके पास। तो सी आर क्लास में चला जाएगा और इस नाम से कोई फंक्शन होगा सी आर, उसे कॉल कर देगा और दो वैल्यूज़, एक वैल्यू ए में और एक बी में दोबारा स्टोर कर देगा, 15 और 16। अगेन ए अपनी वैल्यू विड्थ को दे देगा, बी अपनी वैल्यू हाइट को दे देगा, और ये फंक्शन ख़त्म हमारा। इसके बाद कंपाइलर यहाँ सी आउट पे आ जाएगा और प्रिंट कर देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, और आई सी एस ऑब्जेक्ट के थ्रू एरिया को हम एक्सेस कर रहे हैं। व्हाट इज़ एरिया, एक हमारे पास एक फंक्शन है, एक मेंबर फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। किसको रिटर्न कर रहा है, इस कॉलिंग को, यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आई सी एस ऑब्जेक्ट। तो जो भी आंसर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलो पहले कंपाइल करते हैं इसको। तो अगर आप लोग नीचे नोटिस कर लें, एरर 0, वार्निंग 0। अब इसको रन करते हैं हम। तो
ये ऑटोमेटिकली कॉल होके इसने अपना काम परफॉर्म करके आंसर कर दिया। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर है क्या चीज़? कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्लास के नाम का एक फंक्शन होता है। जैसे ही आप उस क्लास के नाम का कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, बनाते हो, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। देखें, ये फंक्शन हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो रहा है। कब कॉल हो रहा है? जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब अगर मान लें कि देखें एरिया भी एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हमें कॉल करना पड़ता है, एफसीएस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ता है। लेकिन जैसे मैं एफसीएस का फंक्शन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, तो ये वाला फंक्शन खुद ही कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आई होप सो आपको कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज है? ये हमारे पास क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम, मतलब उस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो क्लास के अंदर जब आप क्लास के नाम ही से एक फंक्शन बना देते हो तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या चीज होता है? कंस्ट्रक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाता है अपॉन सम एक्शन, अपॉन सम इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल, आप एक गेम खेल रहे हो और गेम के अंदर आप लेट सपोज हम जो एक पॉपुलर गेम है नीड फॉर स्पीड की अगर हम बात कर लें, नीड फॉर स्पीड एक कार रेसिंग गेम है जो ऑलमोस्ट हर बंदा खेल चुका है। तो नीड फॉर स्पीड गेम आप खेल रहे हो, कार आप आगे स्पीड से आगे लेके जा रहे हो और गाड़ी आपकी किसी दूसरी गाड़ी के साथ कोलाइड हो जाती है या किसी साइड के साथ। तो देखें, ये अनएक्सपेक्टेडली गाड़ी आपकी कोलाइड हुई और आपकी गाड़ी के ऊपर कोई डेंट शेंट पड़े हैं या वो स्पीड रिड्यूस हुई है, तो स्पीड रिड्यूस करने वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज के जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो इस दफा कोविड-19 की वजह से आपके कोर्स में आपके कोर्स से एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन आई सजेस्ट कि आप वो टॉपिक लाजमी पढ़ लें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ओवरलोडिंग क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर क्या चीज है? ये एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये है यूजिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स इन द सेम क्लास इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब आप एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएं। फॉर एग्जांपल, क्लास का नाम है आपका ए और उस क्लास के अंदर आप 2-3 कंस्ट्रक्टर्स बनाए, 2-3 फंक्शंस बनाए, तो ये कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब क्वेश्चन ये है, एक मसला आ गया, कंस्ट्रक्टर के तो हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में तो हमने एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस बना दिए, मींस कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो क्या वो सारे ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाएंगे? नहीं। यहां पे एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। वो क्या चीज है? लाइक एनी फंक्शन कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो बी ओवरलोडेड, जिस तरह चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, विच कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड? क्योंकि आपने एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बना दिए, मींस कंस्ट्रक्टर्स बना दिए, उनका नाम भी सेम है। लेट सपोज क्लास का नाम है ए और कंस्ट्रक्टर का नाम भी ए है, 2-3 कंस्ट्रक्टर्स है, जो मैं जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा इवन वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, तो कौन सा कॉल होगा? ये कैसे पॉसिबल है फिर? तो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। क्या फीचर है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्लास का जो नाम है वो है लेट सपोज ए, क्लास का नाम हुआ ये, और मैंने वहां पे एक कंस्ट्रक्टर बना दिया ए। इस कंस्ट्रक्टर से मैं जो भी काम करा रहा हूं वो हो जाएगा। फिर एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, लेट सपोज इंटीजर ए, और इससे भी मैं जो भी काम करा रहा हूं ये हो जाएगा। फिर जब मैं मेन के अंदर आता हूं, मेन के अंदर जब मैं आ गया तो मैंने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, मींस कंस्ट्रक्टर बनाया ए, फिर एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया, उसका नाम भी ए है, लेकिन इसको एक वैल्यू चाहिए, इसको एक वैल्यू नहीं चाहिए। फिर जब मैं मेन के अंदर आ गया और मैंने ए क्लास डेटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लेट सपोज ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ओबी, और ओबी से मैं एक्सेस कर रहा हूं, ए एक्सेस कर रहा हूं, एक फंक्शन है वो एक्सेस कर रहा हूं। तो अब सबसे पहले यहां पे कौन सा कॉल होगा? अगर हम इसको देखें, अगर मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, ठीक है, तो कॉल होगा ये वाला,
क्यों ये कॉल होगा? क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर को कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए हुए। सो ये वाला कैसे कॉल होगा? ये वाला ऐसे कॉल होगा, लेट सपोज फिर मैंने ए डाटा टाइप का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। लेट सपोज कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूं x, और x को मैं दे देता हूं 7। अब अगर आप लोग देखें, हमने ए डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, उसकी कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की, तो ये वाला कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जैसे ही आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो ये भी कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर, लेकिन जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो ये वाला कॉल होगा, ये वाला नहीं कॉल होगा। क्यों? इसको एक वैल्यू चाहिए। तो कंपाइलर को यहां से पता चल रहा है कि अच्छा मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, इसको कॉल करना हो तो फिर आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये वाला कॉल हो रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, और ये वाला कॉल नहीं हो रहा है। क्यों? इसको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, और इस कंस्ट्रक्टर के, इस ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू है, ये वैल्यू किसी को तो देगा, इधर किसको देगा? नहीं दे सकता। दैट इज व्हाई ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या चीज है? जब हम एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल, एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम डिक्लेयर कर दे, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एग्जांपल करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। अगर आप लोग यहां पे देखें तो हमारे पास इस क्लास की बॉडी यहां से लेकर यहां तक ये एक क्लास है। इस क्लास के अंदर अगर आप लोग देखें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है यहां से लेकर यहां तक, फिर एक दूसरा फंक्शन वो यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया, फिर एक तीसरा फंक्शन वो यहां से लेकर यहां तक, ये एक फंक्शन है। खैर हमने और यहां पे अगर आप लोग देखें तो विड्थ और लेंथ दो डेटा मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, लेकिन यहां पे उसका कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं मेंशन, जिस तरह यहां पे पब्लिक है, यहां पे नहीं मेंशन। तो आप लोग बताएं मुझे, क्वेश्चन है आप लोगों से कि विड्थ और लेंथ का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? यहां पे तो हमने लिखा हुआ नहीं है बुक वालों ने, तो इसके एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होगा या प्रोटेक्टेड होगा या हमारे पास प्राइवेट होगी, आप लोगों ने बताना। चले मेन की तरफ आते हैं। तो अगर हम नीचे मेन की तरफ आ जाए, मेन की तरफ जब हम आ जाते हैं तो मेन के अंदर हम देखें ये हमारे पास मेन की बॉडी यहां से लेकर यहां तक है। अब हमने क्या किया हुआ यहां पे कि सी रेक्टेंगल डेटा टाइप का, व्हाट इज सी रेक्टेंगल? ये इस सी रेक्टेंगल की बात हो रही है। सी रेक्टेंगल एक क्लास है जो कि एक डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है R1, और R1 को दो वैल्यूज भी दे दिए उस ऑब्जेक्ट को। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो देखते हैं, अब अगर आप नोट कर ले, इस क्लास का नाम, इस फंक्शन का नाम और इस फंक्शन का नाम, ये दो फंक्शन का नाम सेम है। अब इन दोनों में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा किसको, इसको कॉल करना है या इसको कॉल करना है? कंपाइलर इस जगह को देखेगा, इस जगह को। इस ऑब्जेक्ट के पास दो वैल्यूज हैं और इस क्लास डेटा टाइप का हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, ये वाला या ये वाला, कौन सा कॉल होगा? दो वैल्यूज हैं, तो कंपाइलर सबसे पहले इसको देखेगा, इसको दो वैल्यूज चाहिए, नहीं। अच्छा, इस वाले कंस्ट्रक्टर को तो दो वैल्यूज चाहिए, एक ये एक ये, तो 5 स्टोर हो जाएगा ए में और 14 स्टोर हो जाएगा 14 में। ठीक है, ये वाला कॉल हुआ, इसका काम परफॉर्म हो जाएगा। ए अपनी वैल्यू दे देगा विड्थ को चली जाएगी ए की वैल्यू जो कि 5 है, और बी अपनी वैल्यू किसको दे देगा? लेंथ को दे देगा। बी की वैल्यू 14 है तो वो लेंथ में स्टोर कर देंगे, लेंथ भी हमारे पास एक वेरिएबल है तो इसके अंदर 14। ये वाला कंस्ट्रक्टर खत्म हुआ, ये फंक्शन खत्म हुआ, तो ये खत्म। नेक्स्ट फिर अगेन हमने सी रेक्टेंगल डेटा टाइप का एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम है R2, और उसको कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ तो इस क्लास के अंदर आ जाएगा और सी रेक्टेंगल के नाम से कोई कंस्ट्रक्टर उसको मिलेगा जिसकी कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी, जो कि ये है, ये वाला कॉल हो जाएगा, ये वाला नहीं, क्योंकि इसको दो वैल्यू चाहिए और इस R2 के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, इस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के पास। ये कॉल हो जाएगा और ये क्या कर देगा? 5 स्टोर कर देगा विड्थ में और 15 स्टोर कर देगा लेंथ में, स्टोर कर देगा ये वाला। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, यहां पे आप वैल्यू दे रहे हो, यहां पे भी आप वैल्यू दे रहे हो, तो फायदा क्या हुआ? बुक वैल्यू से एक लाइन मिस हो गई है। क्या लाइन मिस हो गई है? ये वाली जो लाइन है, ये सी आउट, ये वाली सी आउट यहां पे होनी चाहिए, ये सी आउट यहां पे होगी, और ये जो लाइन है यहां पे होना चाहिए, ये वाली लाइन यहां पे होगी, तब ये ठीक होगा। तो चले अब मैं बुक
इसके अकॉर्डिंग समझाता हूं। मैं पहले ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा और फिर जो मैंने सही करा है फिर इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब जरा देखिएगा, पहले जिस तरह भी हम फ्लो में चल रहे हैं तो 5 और 14 पहले स्टोर किया था, लेकिन जब हमने इसको कॉल कर दी R2 को, हमने R2 को कॉल कर तो ये अगेन 5 स्टोर कर रहे हैं और इसमें 15, तो 14 का क्या होगा, वो तो रिप्लेस कर दी जाएगी। तो मींस ये वाला फंक्शन तो किसी काम का नहीं हुआ। दैट इज वाई करेक्ट करता हूं, ये जो सी आउट है इसको हम लेकर आएंगे इन दोनों लाइंस के बीच में, यहां पे लेकर आऊंगा। तो हेर जब R1 कॉल हुआ 5 स्टोर हो जाएगा ए में और 14 स्टोर हो जाएगा बी में। ए अपनी वैल्यू दे देगा विड्थ को, लेंथ अपनी वैल्यू दे देगा, सॉरी बी अपनी वैल्यू दे देगा लेंथ को। उसके बाद जब ये वाली लाइन कैलकुलेट होगी, मैं इस लाइन को मैं ऊपर लेकर आया हूं, इसके बाद तो ये प्रिंट कर देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद मैं एक R1 ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूं, एरिया। R1 इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और उसमें मैं फंक्शन एक्सेस कर रहा हूं एरिया। ये फंक्शन एक्सेस हो जाएगा, विड्थ और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय जो भी है 5 मल्टीप्लाई बाय 14 एक ही बात है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। किसको रिटर्न हो जाएगा, इसको। तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा 70 प्रिंट हो जाएगा, 70 प्रिंट हो जाएगा। ये लाइन खत्म। तो याद रखिए मैंने इस लाइन को नीचे लेकर आया हुआ हूं यहां पे। अब इस लाइन पे यहां पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। सी रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया R2। R2 क्या काम कर देगा, सी रेक्टेंगल के नाम से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, इस वाले को, क्योंकि इसको भी कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो 5 स्टोर हो जाएगा विड्थ में और लेंथ में स्टोर हो जाएगा 15। इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और R2 से इस ऑब्जेक्ट से आप एक्सेस कर रहे हो एरिया को, फिर एरिया को एक्सेस कर रहा हूं, विड्थ की वैल्यू है 5 और लेंथ की वैल्यू है 15। तो 75 रिटर्न कर देगा किसको, इसको, और प्रिंट कर देगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75। सो अगर आप लोग नोट कर लें तो यहां पे इस क्लास के अंदर एक फंक्शन सी रेक्टेंगल, दूसरे भी सी रेक्टेंगल। कंपाइलर किसको कॉल करे, कंस्ट्रक्टर तो खुद ही कॉल होते हैं। कंपाइलर इसको देखता है कि अच्छा इस ऑब्जेक्ट को 2 वैल्यूज चाहिए, 2 वैल्यूज है, उसके पास एक भी नहीं है, इसके पास एक भी नहीं है, तो इसके थ्रू इसको कॉल कर देगा। इसके पास 2 वैल्यूज है तो इसके थ्रू इस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। तो मीन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में कंपाइलर किस चीज को देखता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ये जो होते हैं आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स, इनको देखता है कंपाइलर। ठीक है, कि किसको वैल्यू चाहिए, किसको वैल्यू नहीं चाहिए। सो आई होप सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ आ गया होगा। अब इसको रन करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर में, देखते हैं किसकी क्या आउटपुट आती है। तो चलिए ओपन करते हैं कंपाइलर। प्रोग्राम रन करते हैं। पहले ज़रा देखते हैं क्लास के अंदर, ये क्लास हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है और ऑल द वे अप टू 23 लाइन, 4 लाइन से हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, 3rd लाइन से, और 23 लाइन तक चली जाती है क्लास। तो इसमें अगर आप लोग नोट कर लें तो हमारे पास इस क्लास के अंदर CR के नाम से एक कंस्ट्रक्टर है और ये भी CR के नाम से कंस्ट्रक्टर है। अब 2 कंस्ट्रक्टर हैं। पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे ही कोई उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। अब अगर आप मेन में देखें तो मेन के अंदर हमने R1 क्रिएट किया हुआ है। तो अब कंपाइलर किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा या इसको कॉल करेगा। कंपाइलर किसको कॉल करेगा, कंपाइलर उस ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यूज़ को देखते हुए ऊपर क्लास के अंदर जाएगा और कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इसके पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो जिस कंस्ट्रक्टर को 2 वैल्यूज़ चाहिए उसको कॉल कर देगा। अगर आप देखें इस कंस्ट्रक्टर को 2 वैल्यूज़ चाहिए तो कंस्ट्रक्टर पहले इसको कॉल कर देगा और 5 और 15 जो भी वैल्यू है, 10 और 5 जो हैं वो ए और बी को दे देगा, ए उसे विड्थ को दे देगा और बी उसे हाइट को दे देगा। ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये सी आउट, ये वाली लाइन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एरिया को कॉल कर रहे हैं। तो जिस तरह पिछली एग्जांपल थी 10 और 5 मल्टीप्लाई होकर आंसर कर देगा हमें। इस तरीके से फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया R2। अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला या ये वाला। ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला क्यों, क्योंकि इसको तो 2 वैल्यूज़ चाहिए और R2 के पास, इस R2 के पास तो एक भी वैल्यू नहीं है। तो कंपाइलर क्या कर देगा, इसको कॉल कर देगा। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे एक भी वैल्यू नहीं चाहिए ब्रैकेट के अंदर।
तो कंपाइलर इसको कॉल कर देगा और 5 हमने खुद से इसको दे दिया और 15 इसको दे दिया। चेंज कर ले, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पिछले में 5 और 10 है, हमें 5 और 15 वैल्यू इसको साइन हो जाएगी। ये CR का फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर ख़त्म, कंपाइलर आ जाएगा, ये लाइन ख़त्म। नेक्स्ट इस पे आ जाएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इज़, और एरिया को कॉल करके तो विड्थ और हाइट को 5 और 15 को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा किसको, इसको। तो रन करते बच्चे इसको, कंपाइलर और रन। तो अगर आप देखें, एक ने 50, एक ने 75। ओके बच्चे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिस तरह कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और क्या काम करता है कि मेमोरी में कोई मेमोरी मींस जो वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा मेंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसके लिए मेमोरी कंस्ट्रक्ट कर देता है, जगह रिजर्व कर देता है। अब डिस्ट्रक्टर उसके अपोजिट काम करता है। याद रखें, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों के नाम सेम हैं। जो उनसे क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, वही डिस्ट्रक्टर का नाम होगा। तो फिर कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे, तो डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली, यस डिस्ट्रक्टर भी। लेकिन कंपाइलर को कैसे पता कि ये कंस्ट्रक्टर ये डिस्ट्रक्टर? हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले एक सिंबल लगाते हैं, एक निशान लगाते हैं कंस्ट्रक्टर कंपाइलर को बताने के लिए। पहले पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टर है क्या चीज। स्पेशल मेंबर फंक्शंस एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ये क्लास के बॉडी के अंदर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, जस्ट लाइक ए कंस्ट्रक्टर। जैसे एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास के नाम के जो एक वेरिएबल होता है, क्लास के नाम के साथ जो आप एक वेरिएबल बनाते हो, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, आप नहीं करते हो कॉल इसको। वर्क्स ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टर, क्या मतलब वो उसका, जिस तरह कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं बच्चे, ये कंस्ट्रक्टर आपके लिए जैसे कॉल होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी में मींस रैम के अंदर आपके लिए कुछ जगह रिजर्व कर दी जाती है फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल्स है तो उनके लिए। डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर काम कर देता है तो डिस्ट्रक्टर उस जितने भी मेमोरी ऑक्युपाइड होती है उसको डी एलोकेट कर देता है। रीजन क्यों ये काम करते हैं, हम मेमोरी स्पेस बचाना चाहते हैं। दूसरा, मैं उस वेरिएबल को, उस फंक्शन को किसी और काम के लिए यूज करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, एक गेम बनाते हैं हम, गेम के अंदर अब देखें मैं 200 वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करूंगा, मैं 2 या 3 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, 4 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसको मल्टीपल टाइम यूज करूंगा। दैट इज हम क्लासेस यूज कर रहे हैं, इसमें कोड रीयूजेबल होता है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी की कॉन्सेप्ट इसमें हमने इंप्लीमेंट करना है। अब वहां पे स्पीड के एक वेरिएबल मैंने लिया हुआ है और 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब तो क्या करूंगा, मैं हर एक के लिए अलग-अलग वेरिएबल लूंगा, नहीं, मैं एक ही वेरिएबल लूंगा। अगर खेल रहा है प्लेयर 1, ठीक है, तो प्लेयर 1 के लिए वो स्पीड का वेरिएबल यूज हो जाएगा। जैसे प्लेयर 2 गेम खत्म तो उसकी स्पीड के जितने भी डेटा सेव होगा वो खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास गेम की प्रोफाइल तो सेव होती जाती है, तो ये गेम की प्रोफाइल इज समथिंग एल्स। एंड मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप जो रन टाइम इस वक्त गेम खेल रहे हो, जो आपकी एक स्पीड आ रही है, वो दैट इज समथिंग एल्स। तो मैं चाहता हूं कि वो जो स्पीड का वेरिएबल है वो प्लेयर 2 के लिए भी यूज हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर तो ठीक है, क्लासेस ही खत्म करते, फंक्शंस ही खत्म करते हैं, फिर तो हम वही चैप्टर 3, 4 वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आपका कोड बल्कि कोड बनेगा, बहुत बड़ा कोड बनता जाएगा। डिस्ट्रक्टर का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम, तीनों का नाम सेम होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले आप ये एक सिंबल लगाते हैं, उसको कहते हैं टिल्ड। ये कीबोर्ड पे एक सिंबल होता है, मैं आपको अभी रन टाइम पे दिखाता भी हूँ कि कीबोर्ड पे कहाँ पे होता है। कीबोर्ड पे कीबोर्ड डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी कीबोर्ड पे कहीं पे हो, किसी पे कहीं पे होगा, लेकिन नॉर्मली आपको कीबोर्ड पर जो एस्केप का बटन है उसके नीचे आपको 1 2 3 जो बटन होते हैं, 1 के साथ ही एक बटन है, दैट इज टिल्ड सिंबल। फीचर्स क्या है इसके, याद रखने, यहां से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। डिस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज ऑफ द क्लास प्रीसीडेड बाय टिल्ड सिंबल, ये सिंबल होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम, डिस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, ये दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होंगे। कंपाइलर को बताने के लिए ये डिस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले आप ये लगाएंगे। डिस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक आर्गुमेंट्स, डिस्ट्रक्टर्स आपसे कोई वैल्यू नहीं लेता। अब जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल कर रहा था, अगर मैं उसकी तरफ आ जाऊं, पिछली एग्जांपल की तरफ, तो अगर आप लोग देखें यहां पे एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर ये है। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर आपसे अंदर ये वैल्यूज नहीं ले सकता। यहां पे तो कंपाइलर को पता चल गया कि कौन सा वाला कॉल हो रहा है इन चीजों को देख के। जब
अब अगर इसको देखें, यहां पे हम देखें, अब जब मैं यहां पे एक फंक्शन को कॉल करता हूं, इसको कोई वैल्यू नहीं देते, कौन सा वाला कॉल होगा, यहां पे मसला बन गया। दैट इज वाई जो फिर अगले हम फीचर की तरफ आ जाते हैं इसके, वन क्लास हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर, चूंकि इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, एक क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। तीसरी इसकी क्या प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ये आपसे कोई वैल्यू भी नहीं लेगा, एक क्लास के अंदर एक ही डिस्ट्रक्टर हो सकता है। डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले हम ये टिल्ड सिंबल लगाएंगे। तो चले यहां पे हम जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल करेंगे डिस्ट्रक्टर की, तो वो एग्जांपल पहले मैं समझाता हूं और उसके बाद इसको फिर रन करते हैं। तो मैं एग्जांपल समझाता हूं। ओके, सो डिस्ट्रक्टर की एग्जांपल यहां पे पहले बोर्ड पे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर आप लोग नोट कर लें, क्लास का नाम हमने क्या रखा हुआ है, क्लास का नाम हमने रखा हुआ है ए, और इस क्लास के अंदर अगर आप लोग देखें तो हमने एक और फंक्शन लगाया हुआ है ये, और इस फंक्शन ये जो बेसिकली है दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि क्लास का नाम और फंक्शन का नाम जब सेम हो जाते तो वो फंक्शन कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर। अब अगर आप नीचे आ जाएं तो हमने एक और फंक्शन बनाया हुआ है, ये एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन के नाम से पहले वो टिल्ड सिंबल है। तो जब आप कंस्ट्रक्टर जैसा ही क्लास के नेम जैसी एक फंक्शन बनाए और उससे पहले आप ये टिल्ड सिंबल लगाएं तो वो कहलाता है डिस्ट्रक्टर कहलाता है। ओके, यहां पे खत्म, क्लास खत्म, मेन की तरफ आते। अच्छा याद रखें, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर उसके बाद डिस्ट्रक्टर। अगर आप लोग मेन की तरफ आ जाएं तो अगर आप लोग यहां पर नोट कर लें, मेन के अंदर हमने इस क्लास डेटा टाइप का, अगर आप ये देखें, इस क्लास का नाम और ये क्लास होता क्या है, डेटा टाइप। तो देखें ए डेटा टाइप का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है A1। तो जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो कंस्ट्रक्टर खुद कॉल हो जाता है और डिस्ट्रक्टर भी। तो अगर आप देखें तो जैसे ही A1, तो इस क्लास के अंदर क्या कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और प्रिंट कर देगा आई एम अ कंस्ट्रक्टर। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने के लिए, तो सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए है। अगर यहाँ पे वेरिएबल्स होते, यहाँ पे फंक्शंस और होते अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स, तो उनको मेमोरी असाइन कर दी जाती है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मेमोरी आपकी रैम से, जिस तरह इंटीजर लेते हैं 4 बाइट्स, फ्लोट लेते हैं 4 बाइट्स, ठीक है, एटसेट्रा, तो वो मेमोरी ऑक्युपाई कर दी जाएगी आपकी मेमोरी में। अब जब तक हम क्लास के अंदर हैं वो मेमोरी तो ऑक्युपाई होगी, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम मेमोरी फ्री करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये खत्म हो जाएगा ये फंक्शन, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसको आप कुछ भी ना लिखे, खाली छोड़ दे, सिर्फ एक सी आउट कि मेमोरी फ्रीड या कोई भी मैसेज दे सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जितने भी मेमोरी ऑक्युपाई की गई होती है, डिस्ट्रक्टर उस सारी मेमोरी को डी एलोकेट कर देगा, खाली कर देगा और आपकी रैम को फ्री कर देगा। इसका ज्यादातर यूज अगर आप लोग रिकॉल करते तो बैक इन 1970s जब हमारे पास कंप्यूटर में रैम जो है वो किलोबाइट्स में, यानी बाइट्स में होते थे। तो जब आपके पास हंड्रेड्स या 64 बाइट्स या 128 बाइट्स के मेमोरी होती थी, तो उसमें आप 4-5 वेरिएबल डिक्लेयर करते, तो आपकी तो मेमोरी गई। फिर तो उसको डी एलोकेट करने के लिए, खाली करने के लिए, रैम को फ्री करने के लिए फिर हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते थे। बच्चे याद रखें, ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज यहाँ पे खत्म नहीं होती, सिर्फ सिंबल एक आपको पहचान देने के लिए, आपको सिर्फ एक स्टार्ट देने के लिए है। बाकी तरह मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल मेमोरी में जगह को पाए करेंगे, तो ये डिस्ट्रक्टर उनसे वो वापस ले लेगी जगह काम करने के बाद।